हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि यूट्यूब पर आपकी सीटेट के लिए क्लासेस हमने चला रखी हैं, जिसमें अभी सीडीपी वाला पोर्शन फॉर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम अभी कवर कर रहे हैं। तो 4 क्लासेस की ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसका आज टॉपिक रहने वाला है इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी आज की क्लास, आज का टॉपिक छोटा ही है। ठीक है, इजीली हम फटाफट से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपका कोई सजेशन या सुझाव कुछ रहेगा तो आप साथ के साथ क्लास के कमेंट भी कर सकते हैं और ऑफलाइन होने के बाद में भी वीडियो के पूछ सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, अधिगम यानी कि लर्निंग। फ्रेंड्स, लर्निंग के बारे में ही ये सिद्धांत है इवान पावलोव का। ठीक है, तो लर्निंग के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमने ऐड किया है पहले। एक्चुअली लर्निंग होती क्या है, तो लिखा है व्यवहार का वांछित परिवर्तन जो स्थायी हो, अभ्यास और अनुभव से हो, सीखना कहलाता है। क्या हुआ इसका मतलब कि हमारे व्यवहार का वो परिवर्तन जो स्थायी हो, ठीक है, अभ्यास से हो और हमारे एक्सपीरियंस से, अनुभव से हो, उसको सीखना बोलते हैं, यानी कि लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है, इसलिए साथ के साथ ही हमने क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है यहाँ। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। ये कथन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये कथन जो है किसने दिया था। जैसे ही आपको ये दिखाई देगा, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, सीखने की विशेषताएं। सीखना जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है, एज बढ़ती जाती है, सीखना भी उसके साथ चलता रहता है। सीखना कभी भी इंसान का बंद नहीं होता है, चाहे वो किसी भी एज में है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है ना। सीखना व्यवहार का वांछित परिवर्तन, जैसा कि हमने अभी पिछली लाइन में पढ़ा था। सीखना क्या होता है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना, परिवर्तन आना। परिवर्तन कब आता है, जब हम कुछ सीखते हैं, तभी परिवर्तन आता है ना, हम जब कुछ सीखते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। ये लिखा है, यह सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। हम जो कुछ सीखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव, वो निगेटिव भी हो सकता है। हम अच्छी बात सीख रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, और हम कोई गलत चीज़ें सीख रहे हैं तो वो निगेटिव सीखना, निगेटिव अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम संगति में सीखते हैं रह के, वैसा ही हम सीख जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और भी ऐड किया, उसको भी देख लेंगे। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। परिभाषा किसने दी है फ्रेंड्स, ये वाली परिभाषा हिलगार्ड के द्वारा दी गई है। ये क्या लिखा गया है, हिलगाई। फ्रेंड्स, हिलगाई लिखा हुआ है, आप क्या कर लेंगे इसको, हिलगार्ड। कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना रहे पीडीएफ में कोई भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टाइपिंग में हो जाता है, तो क्या कर लेंगे, हिलगार्ड कर लेंगे। आपको इन्होंने क्या कहा था, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। जो हम आदत बनाते हैं, अपनी हैबिट बनाते हैं, उसका निर्माण ही अधिगम इन्होंने बताया है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, उस प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो जिज्ञासा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि क्यूरियोसिटी। जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, हम क्यूरियस रहेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो हम जल्दी सीख जाते हैं। सही बात है ना। हमारा मन ही सीखने का नहीं होगा तो हम नहीं सीखेंगे, लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो हम उस चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। अब आ जाती है
आज की क्लास का मेन टॉपिक, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि इवान पावलोव जो थे वो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, शास्त्रीय अनुबंधन भी आप बोल सकते हैं, प्राचीन अनुबंधन भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में आप क्लासिकल कंडीशनिंग बोल सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, और एस टाइप सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ये चारों ही इसी के नाम हैं। ठीक है, क्या किया था इन्होंने पूरा हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का अध्ययन सबसे पहले इवान पावलोव ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, पावलोव का मुख्य उद्देश्य पाचन की शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, घंटी बजाई और कुत्ते को खाना दिया। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया। अंत में घंटी की आवाज़ पर भी कुत्ता लार निकालता है। फ्रेंड्स, ये एक चिकित्सक थे। कौन? इवान पावलोव। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे और ये एक चिकित्सक भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, जैसा कि आपने सुन भी रखा होगा, और आपके लिए हमने फिगर भी, चित्र भी इसके साथ में ऐड कर दिया है। तो क्या प्रयोग इन्होंने किया था, इन्होंने एक अनुबंधन बनाया था जिसमें कुत्ते को घंटी बजाई और खाना दिया, घंटी बजाई और खाना दिया। इस तरह से इन्होंने बाद में पाया था कि जब कुत्ते को घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, तब भी कुत्ते के मुंह से लार निकल रही थी। कब? जब अनुबंधन बन गया था। ठीक है, यही इनका प्रयोग था। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर लेंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए फिगर में दिख रहा होगा आपको, एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, उससे कुत्ता बंधा हुआ है। ठीक है, और सामने की तरफ एक शीशा लगा हुआ है। कुत्ते के मुंह से एक नली गई है जिसके द्वारा लार जो है इकट्ठी की जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ करके प्रयोग किया था, जिसमें देखते हैं कि घंटी बजाने पर खाना देते हैं कुत्ते को, तो कुत्ता ये समझने लगता है कि घंटी बजती है तो उसके बाद खाना आता है, और लास्ट में क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं लेकिन खाना नहीं देते, उसके बाद भी कुत्ते के मुंह से लार निकलती है। ठीक है, ये इनका प्रयोग था। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। तो अनुबंधन के कुछ चरण थे, 3 चरण बताए थे इन्होंने। तो पहले चरण में क्या बताया था, अनुबंधन के पूर्व, जब तक अनुबंधन नहीं बना, उद्दीपक की प्रकृति क्या थी। उद्दीपक किसी वस्तु को बोलते हैं, वस्तु दृश्य को, जिसके द्वारा सामने वाला कोई रेस्पॉन्स करता है। जैसे भोजन, यूएस घंटी की ध्वनि, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो भोजन क्या था, उद्दीपक था, और उद्दीपक को बोला गया यूएस का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं बनाई थी, अनुबंधन किसी प्रकार का नहीं बनाया था, भोजन दिया था। ठीक है, और घंटी की ध्वनि इसमें थी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या था, अनुक्रिया की प्रकृति। सेकंड नंबर नहीं, अनुक्रिया की प्रकृति क्या थी। अनुक्रिया की प्रकृति का मतलब है फ्रेंड्स, रेस्पॉन्स क्या हुआ। जब कुत्ते को खाना दिया जाता है, घंटी बजाई जाती है, तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलती है, लार निकलती है, स्वाभाविक ही। कोई अनुबंधन नहीं बना, कोई कंडीशन नहीं बनी थी। तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कुत्ते को खाना दिया, घंटी बजाई। ठीक है, पहले खाना दे दिया, घंटी बजाई, और कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी। पहले भोजन दिया, फिर घंटी बजाई, और कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी। तो ये क्या हुआ, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, UR। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, अब यहाँ देखेंगे अनुबंधन का चरण, सेकंड वाला चरण है, स्टेप है। इसमें क्या है, अनुबंधन के समय, जब अनुबंधन बना रहे हैं तो घंटी की ध्वनि, घंटी बजाई और साथ में भोजन दे दिया। ठीक है, अब क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, CS लिखा है ना, CS का मतलब है कंडीशनल स्टिमुलस। एक कंडीशन बना रहे हैं हम, अनुबंधन बना रहे हैं। ठीक है, और भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि भोजन साथ में ही घंटी के दे दिया है। भोजन क्या कर दिया, घंटी की आवाज़ के साथ में दे दिया है। अनुक्रिया की प्रकृति क्या होगी, क्या रेस्पॉन्स होगा, लार निकलेगी। ठीक है, लार के लिए लिखा है हमने UR, अनकंडीशनल। UR का मतलब है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। UR क्यों लिखा है हमने अनकंडीशनल, क्योंकि जो भोजन है हमने उसके साथ में दे दिया, किसके, घंटी की आवाज़ के, इसलिए अनकंडीशनल रेस्पॉन्स इसके बारे में लिखा हुआ है।
अब थर्ड स्टेप देखेंगे। तीसरी बार में क्या करते हैं, अनुबंधन का चरण। अनुबंधन के बाद जब अनुबंधन बन जाता है, ठीक है, जब अनुबंधन बन जाता है तो उद्दीपक की प्रकृति क्या है, घंटी की ध्वनि, घंटी बजाते हैं। घंटी क्या है, घंटी से उद्दीप्त कर रहे हैं कुत्ते को, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, एक कंडीशन बना रहे हैं। अनुक्रिया की प्रकृति लार निकल रही है, कुत्ते के मुंह से लार निकल रही है, लेकिन क्या है ये, इस बार कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनुबंधन बना है, कंडीशनल रेस्पॉन्स CR, ठीक है। पहले क्या किया था, पहले खाना दे दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे में क्या किया था, घंटी बजाई और साथ में खाना दे दिया था। तीसरी बार घंटी बजाई, ठीक है, और खाना नहीं दिया, केवल लार निकलने लगती है कुत्ते के मुंह से फिर भी, ठीक है। अब ये उद्दीपक और अनुबंधन ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हल्का सा, वैसे आप समझ ही गए होंगे। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है फ्रेंड्स, उद्दीपक कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई दृश्य या कोई घटना भी हो सकती है, जिस पर हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, जिस पर हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं तो अचानक से गड्ढा आ जाए, तो एकदम से आप कैसे करते हैं, ओह, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। या अचानक से आप डर जाएं, या फिर अचानक से कोई अच्छी चीज़ आपको दिखे, अरे वाह। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथी दिख जाता है, अरे वाह कितना बड़ा हाथी, ऐसे करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई दृश्य भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे सुबह के टाइम हम उठते हैं, बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है, अरे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ऐसे बोलते हैं ना, तो उद्दीपक का काम करता है वो चीज़। तो इसमें घटना, दृश्य, वस्तु कुछ भी हो सकता है, उद्दीपक कहलाता है। उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, उद्दीपक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, पहला होता है फ्रेंड्स अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक। अनुबंधित या स्वाभाविक जो नेचुरली होता है उसे बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल क्या होता है, जिसको देख के खुद से ही अपने मन से कुछ ना कुछ निकलता है, जैसे भोजन। और जब हम भोजन देखते हैं बढ़िया तो वाह से बोलते हैं ना, क्या स्वादिष्ट भोजन है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आकर्षक दृश्य, कोई सुंदर सा दृश्य देखते हैं तो एकदम से अंदर से कुछ ना कुछ मन से अच्छा निकलता है। या फिर हिंसक पशु देख लेते हैं हम, कोई झगड़ालू पशु है, हिंसक है, हिंसा करता है, एकदम उसे देख के अचानक से मन से कुछ निकलता है। तो इस तरह के जो उद्दीपक हैं उसे बोलते हैं स्वाभाविक। स्वाभाविक ही मन से अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। एक होता है अनुबंधित या अस्वाभाविक। अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या होता है, ये स्वाभाविक नहीं होता है, बनाया जाता है। कैसे, जैसे दरवाज़ा, डॉक्टर, अंधेरा, रोशनी, घंटी की आवाज़ बनाया जाता है, काल्पनिक। घंटी की आवाज़ बनाई गई ना, कि घंटी की आवाज़ से रेस्पॉन्स मिले, ठीक है। घंटी की आवाज़ सुन के थोड़ा ना कोई अचानक से आदमी करेगा वाह घंटी की आवाज़ है, नहीं, लेकिन घंटी की आवाज़ से वो अनुबंधन बनाया गया है। रोशनी, मान लीजिए जैसी रोशनी आती है उसके साथ कोई अनुबंधन बना दिया, ठीक है। ऐसी अंधेरा जैसे हुआ, अंधेरे के साथ कोई अनुबंधन बना दिया। डॉक्टर, कोई डॉक्टर जैसे ही आता है अचानक से आएगा तो सुई लगा देगा, ठीक है, ये डॉक्टर के नाम से डरा दिया जाएगा, तो ये अनुबंधन बनाया जाएगा। ऐसी दरवाज़ा जैसे ही ओपन होता है या बंद होता है, कुछ ना कुछ अनुबंधन बना दिया जाता है। तो ये बनाए जाते हैं जो काल्पनिक, ठीक है। मतलब इनसे नॉर्मली इनमें से कुछ भी होता है तो आदमी अचानक से चौंकेगा नहीं, कुछ भी अंदर से मन से नहीं निकलेगा। लेकिन जब अनुबंधन इनके साथ बनाया जाता है तो आदमी रेस्पॉन्स करता है। कैसा रेस्पॉन्स करता है, कंडीशनल रेस्पॉन्स करता है, यानी कि CR करता है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये समझना CR, लेकिन आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो साथ के साथ कमेंट में बताना तो शायद पॉसिबल नहीं है, बाद में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। चलिए इसी प्रकार से हमने अभी क्या पढ़ा, उद्दीपक। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेस्पॉन्स, जिसे हम R बोलते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी कि रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। उद्दीपक के उपस्थित होने पर किया गया व्यवहार प्रतिक्रिया कहलाता है। मान लीजिए सामने कोई उद्दीपक है, सामने आपको एकदम से रसगुल्ले दिखते हैं और आपके मुंह में एकदम से पानी आ जाता है, ठीक है। तो जो पानी आपके मुंह में आ गया, आपने क्या किया, वो व्यवहार किया। तो जो व्यवहार किया उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स। क्लियर है। यह भी 2 प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार का हो जाता है। एक तो अनुबंधित या स्वाभाविक, जो मन से खुद ही कुछ ना कुछ हो जाए। जैसे रसगुल्ला देखा आपने, मन से पानी, मुंह से पानी निकल आता है ना पानी मुंह से, या कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई सुंदर दृश्य हो सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं US के उपस्थित होने पर दी गई प्रतिक्रिया,
अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है, खुद से ही जो निकलता है। और सेकंड होता है अनुबंधित या अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। ये क्या होती है? CS की उपस्थिति होने पर दी गई प्रतिक्रिया। मान लीजिए कोई कंडीशनल रेस्पॉन्स बनाया गया है, कंडीशनल अनुबंधन बनाया गया है, तब अंदर से कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे घंटी की आवाज़ पे जो है लार निकल रही है कुत्ते की, घंटी की आवाज़ बजाने पे कुत्ते की लार निकल रही है, कुत्ता रेस्पॉन्स कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो कंडीशनल रेस्पॉन्स हो जाएगा। घंटी बजाई तो लार निकल रही है, ठीक है, कुत्ता समझ रहा है कि भोजन आएगा इसलिए लार निकल रही है, एक कंडीशन बना दी गई। कंडीशन बनाने के बाद जो रेस्पॉन्स करते हैं उसे कंडीशनल रेस्पॉन्स बोलते हैं, CR, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो उद्दीपक हमने पढ़ा था, तो उद्दीपक हमने दो पढ़े थे, अनुबंधित यानी कि नेचुरल जो होता है, या फिर अनुबंधित जो बनाया जाता है। तो उसमें जो अनुबंधित जो होता है, स्वाभाविक जो नेचुरल वाला होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसा? एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है? जैसे पॉजिटिव को बोलते हैं प्रकृत्यात्मक, या इंग्लिश में एपिटिटिव, मतलब जो पॉजिटिव होता है उसे बोलते हैं प्रकृत्यात्मक या एपिटिटिव। जैसे कि भोजन, ठीक है, भोजन पॉजिटिव चीज़ हुई। मिठाई, प्यारा बच्चा, कोई प्यारा बच्चा दिखता है तो वाह कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे करते हैं ना, आकर्षक तरह से, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ें। निगेटिव यानी प्रतिकूलात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवेसिव। इसमें क्या हो सकता है? अंदर से रिस्पॉन्स तो करेगा आदमी, लेकिन निगेटिव बात के लिए। जैसे हिंसक पशु है कोई, अरे कितना खतरनाक पशु, अरे झगड़ा कर रहा है, टक्कर मार देगा, इस तरह से। या विद्युत करंट लग गया, इस तरह से करते हैं ना। या फिर इंजेक्शन को देख के जो हम रेस्पॉन्स करते हैं, डर लगता है। या फिर सांप, ये सब चीज़ें कैसी हैं? निगेटिव। या ये कह सकते हैं जिन चीज़ों को देखने से, जिस उद्दीपक को देखने से हम क्या करते हैं? निगेटिव रेस्पॉन्स करते हैं, डर वाला रेस्पॉन्स करते हैं, वो क्या होता है? प्रतिकूलात्मक यानी कि एवेसिक उद्दीपक होता है। आपको दिख भी रहा होगा, अंतर समझ में आ रहा होगा पॉजिटिव निगेटिव क्यों है, ठीक है। अब कुछ शर्तें हैं अनुबंधन के लिए। छोटा ही टॉपिक है फ्रेंड, जल्दी खत्म हो जाएगा, आधे घंटे की भी क्लास शायद मुश्किल ही हो। अनुबंधन के लिए आवश्यक शर्त, ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका हो जाता है फ्रेंड्स विलंबित अनुबंधन, ठीक है। अब ये विलंबित अनुबंधन क्या होता है? CS घंटी को US फूड से पहले प्रस्तुत करना। कंडीशनल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड से पहले प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार का अनुबंधन शीघ्रता से बन जाता है। सही बात है, आप खाना पहले दे देंगे कुत्ते को, ठीक है, और बाद में घंटी बजाएंगे तो कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी, कुत्ते का तो पेट भर गया, उसे चाहिए ही नहीं खाना। तो पहले घंटी बजाओ, बाद में खाना दो, तो इससे क्या होता है? अनुबंधन शीघ्रता से बन जाता है। इसे बोलते हैं विलंबित अनुबंधन, ठीक है। सेकंड होता है सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि घंटी भी बजाएंगे और साथ में ही उसको खाना दे देंगे, तो बनेगा तो इससे भी, लेकिन इससे लेट बनेगा क्योंकि आपने बिल्कुल साथ में ही खाना दे दिया, थोड़ा सा टाइम बाद आपको खाना देना चाहिए। तो CS व US कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों को साथ दिए जाते हैं, तो अनुबंधन बनेगा, किंतु देरी से बनेगा, तो ज़रूर थोड़ा देर से बनेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है पश्चगामी अनुबंधन। CS कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी से पहले खाना दे दिया। अब आप बताइए, घंटी बजाने से पहले ही खाना दे दिया तो क्या स्टिमुलस बनेगा? अनुबंधन बनेगा? नहीं बनेगा। तो अनुबंधन बनेगा ही नहीं अनुबंधन। खाना तो उसको पहले दे दिया आपने, घंटी बाद में बजाते रहिए आप, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। तो अनुबंधन बनेगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट आपका आ जाता है द्वितीय कोटि या अवशेष अनुबंधन। द्वितीय कोटि या अवशेष अनुबंधन, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा अलग होता है। अनुबंधन के समय जब कोई और उद्दीपक उपस्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस उद्दीपक से भी अनुबंधन बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि कुत्ते को आप खाना दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और कुत्ते को खाना दे रहे हैं, उसी दौरान रास्ते में कोई हॉर्न बज रहा है, पौ पौ पौ, तो जो आप अनुबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो घंटी के साथ साथ उस हॉर्न की आवाज़ से भी बन जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा? हॉर्न की आवाज़ से भी बन जाएगा। तो इस तरह के अनुबंधन को क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि या अवशेष अनुबंधन, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें लिखा भी है कि अनुबंधन के समय कोई और उद्दीपक उपस्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस उद्दीपक से भी अनुबंधन बन जाता है। जैसे हॉर्न की आवाज़ आ रही है बगल से या कोई और साउंड आ रही है, उससे भी बन जाता है फिर।
ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो जे.बी. वाटसन थे, जे.बी. वाटसन के बारे में हमने पढ़ा है, ये एक व्यवहारवादी थे। ठीक है, 3rd नंबर का व्यवहारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पावलोव का जो सिद्धांत था इसका समर्थन किया था। किसका? पावलोव का। ये इवान पावलोव ने जो सिद्धांत किया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था, इसका समर्थन किया था। इसको साबित करने के लिए जे.बी. वाटसन ने 2 बच्चों को चुना, 2 बच्चे चुने उसने। दोनों ही 11 माह के थे, 11 मंथ्स के बच्चे थे। पहले का नाम था अल्बर्ट और दूसरे का नाम था पीटर। 2 बच्चे लिए उसने, जे.बी. वाटसन ने। 11 माह के दोनों बच्चे थे। ठीक है, अल्बर्ट क्या करता था, यह खरगोश के साथ खेलता था, मतलब खरगोश से डरता नहीं था, ये खेलता था। तो इस प्रयोग के द्वारा क्या किया वाटसन ने, अल्बर्ट को खरगोश से डरा दिया इस प्रयोग के द्वारा। ये वाला प्रयोग करके जो शास्त्रीय अनुबंधन है, खरगोश को डरना सिखा दिया। सॉरी, अल्बर्ट को डरना सिखा दिया खरगोश से, जबकि अल्बर्ट डरता नहीं था, खेलता था। और पीटर डरता था, जो दूसरा बच्चा था पीटर, ये क्या करता था, पीटर यह खरगोश से डरता था। इसके साथ उल्टा कर दिया, इसके मन से डर को दूर कर दिया। इसके द्वारा, इसी प्रयोग के द्वारा, इवान पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था। अब एजुकेशन में इम्प्लीकेशन कैसे होता है इसका? शिक्षा में भी तो कुछ यूज़ होता है ना, शिक्षा में भी यूज़ होता है। शिक्षा निहितार्थ कैसे होता है? पावलोव का ये सिद्धांत डर उत्पन्न करने में या डर दूर करने में किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा, इस सिद्धांत का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? डर को उत्पन्न करने में भी कर सकते हैं और डर को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग अच्छी आदत को पैदा करने में, बिल्कुल सही बात है, किसी के अंदर अच्छी हैबिट को पैदा करने में और बुरी आदत को दूर करने में किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बुरी आदत को दूर करने में और अच्छी आदत को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, क्रिएट करने में। इसका प्रयोग अंधविश्वास का उपयोग करने में भी कर सकते हैं, कोई अंधविश्वास बना दिया उसका उपयोग करने में, और अंधविश्वास को दूर करने में भी कर सकते हैं। देखिए, या दूर करने में भी किया जा सकता है। किसको? अंधविश्वास को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे हमने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, अधिगम अक्षमता शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? अक्षमता मतलब है डिसऑर्डर। ठीक है, सीखने में अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने, सैमुअल क्रिक। ठीक है, सैमुअल क्रिक पढ़ देते हैं फ्लो में। तो 1963 में इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का यूज़ किया था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ बीच बीच में इस तरह का क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन है ये, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नीना ने सफ़ेद चूहे से डरना शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा सीखा। एक नीना थी बच्ची, सफ़ेद चूहे से डरती थी वो, तो कैसे डरने लगी वो? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत द्वारा। अगर सफ़ेद खरगोश को दिखाने पर वह डर प्रदर्शन करती है तो उसे क्या कहते हैं? अब सफ़ेद खरगोश उसे दिखता है तो वो क्या करती है? फिर भी डरती है। तो क्या सोच रही है? वो खरगोश को ही सफ़ेद चूहा सोच रही है। यानी कि दोनों में क्या नहीं कर पा रही, वो दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं कर पा रही। खरगोश और चूहे के अंदर वो डिफरेंस नहीं कर पा रही, वो खरगोश को भी चूहा समझ रही है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इसे बोलते हैं फ्रेंड्स उद्दीपन सामान्यीकरण। ठीक है, उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। दोनों के अंदर वो अंतर नहीं कर पा रही है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लेंगे ट्रांसलेट करके क्या इसका मतलब है, लेकिन हिंदी में उद्दीपन सामान्यीकरण इसको बोलते हैं कि दोनों के अंदर वो अंतर नहीं कर पा रही है। ठीक है, इवान पावलोव थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने शुरू में बताया क्या थे वो? एक चिकित्सक थे, शारीरिक वैज्ञानिक थे, यानी कि एक चिकित्सक थे। तो आई थिंक ध्यान रहेगा आपको। इसी क्लास में मैंने लगभग 2 ये और 4 क्वेश्चन ऊपर हो गए हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन इसी के अंदर आपके हो चुके हैं क्लास के अंदर। तो छोटा सा टॉपिक था, आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि हार्डली आधे घंटे की क्लास आपकी ये होगी, तो वही लगभग 25 मिनट के आसपास ही आपकी क्लास हुई है आज। तो इतना ही टॉपिक है, आप अच्छे से इसको रिवाइज़ करें। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ें 2 बार, और कोई चीज़ आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो भी आपके पास ग्रुप है वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको आज का पसंद आया होगा। इजी है और
इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इवान पावलोव से। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, इसके सारे नाम भी याद कर लेंगे। मैंने बताया था 2 इंग्लिश में नाम बताए थे, एस टाइप और आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, बाकी शास्त्रीय अनुबंधन, और जो भी इसका नाम है उनको चारों नाम को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक दूसरी क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये आपको दिख रहा है सामने, ये यूट्यूब का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ये लिंक दिया हुआ है, ठीक। थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्क्रीन को। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हमें यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक का भी दिया है लिंक, फेसबुक पे भी चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने आपके पास जो भी ग्रुप है व्हाट्सअप फेसबुक, उसमें भी क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अपने स्टेटस वगैरह पे भी लगा लिया करो, ताकि वीडियो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको ज़रूरत है वो देख सकें। क्लासेस की कोई चार्जेस नहीं है, PDF मिलती है, उसका भी कोई आपसे कुछ चार्ज नहीं लिया जाता, आपके लिए सब कुछ फ्री है, ठीक है। और इससे अच्छा कंटेंट शायद आपको कहीं मिले, जो कि क्लास तो यूट्यूब पे बहुत करा देते हैं, लेकिन कहीं भी आपको PDF नहीं मिलेगी फ्री में। PDF जहाँ से जब आप लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे, कुछ ना कुछ चार्ज भी ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें, इतनी अच्छे से PDF आपको नहीं मिलेगी। PDF को आप हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, कोई पासवर्ड या लॉक PDF के ऊपर नहीं लगा। वरना कुछ टीचर्स ऐसे भी करते हैं, फ्री में PDF दे देंगे, उस पर पासवर्ड लगा होगा, कुछ दिन बाद वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उस PDF को ओपन नहीं कर सकते, वो करप्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको मिल गई एक बार हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।